अगर आप इन जनरल देखते हैं, जो अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस को आप देखेंगे, दो सेक्शन आप देखते हैं। सेक्शन 41 देखते हैं उसका सबसेक्शन 1 दिया हुआ है, और आप देखते हैं सेक्शन 42। जब सेक्शन 41 में आप देखेंगे तो दो तरीके के ऑफेंसेस है, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे कोई अन्य ऑफेंसेस की हम बात करते हैं इसमें, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और अन्य ऑफेंसेस में जो पुलिस ऑफिसर है किन किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, वो भी बिना वारंट के। अगर आप सीधा देख लीजिए, जब पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो, या उसे कहीं और हुआ है और उसकी सूचना उसे मिली हो। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं वहां। एक तो वो ऑफेंसेस की हम बात करते हैं जिनमें 7 वर्ष या उससे कम की बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट की, और फिर बाकी जो भी है 7 वर्ष उससे ऊपर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस जिनके अंदर दिया हुआ है, उनमें एडवांस उसे अरेस्ट करेगा। अब जब 7 वर्ष या उससे कम वाले अपराधों की हम बात करते हैं, तो उसके लिए वो कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी तभी वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है, वो फुलफिल करती है, वो कंडीशन लाई करती है। एक तो उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, दूसरा ये है कि उसे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो किसी अन्य अपराध को कारित करेगा, तो मीन्स जो किसी अन्य अपराध को रोकने के लिए। दूसरा, उसे लगता है पुलिस ऑफिसर को कि भैया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी अति आवश्यक है, अब उसे गिरफ्तार करेगा। या किसी साक्ष्य को वो छिपा देगा, उन साक्ष्यों को वो ना छिपा पाए तो इसलिए जो टेम्परिंग विद द एविडेंस, या जो विटनेस है उसको धमकाएगा, या उसे दिखाई देता है कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो उस स्थिति में जो इसकी अपीयरेंस है कोर्ट के अंदर, इसकी जो प्रेजेंस है उसको सिक्योर नहीं किया जा सकता है। और फिर इसके लिए वो इस चीज के लिए भी कंडीशन ये लाई करते हैं, इन कंडीशन की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जो रीजन है वो रिकॉर्डिंग में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट की जो समरी बनेगी उसके साथ उसे भैया वहां पे मेंशन कर देगा। अब जब आप देखते हैं कि अन्य ऑफेंसेस में वो भी है, वो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ से पनिशेबल है, और जिनमें बिना किसी कंडीशन के गिरफ्तार किया जा सकता है, वो कंडीशन आप जब देखते हैं तो उसके सबसेक्शन 2 में आप वर्क सॉरी 1 में देखते हैं, या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या उसके कब्जे से कोई चोरी की वस्तु प्राप्त होती है, या किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी लॉफुल ड्यूटी के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या वो किसी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनसे उनका डिजर्टर है, या उस व्यक्ति ने कोई भारत के बाहर कोई ऑफेंस है वो कमिट किया है और वो भारत में इस समय पाया गया है, या जो सबसेक्शन 50356 की जो कंडीशन है उनमें से किसी का ब्रीच किया है, या किसी अन्य पुलिस ऑफिसर पर अन्य पुलिस स्टेशन के द्वारा रिक्वेस्ट डाली हुई है, तब उस स्थिति में वो गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। सेक्शन 41 ये कहता है। 42 में कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब उस व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट किया है, उस व्यक्ति से जब उसका नाम पता पूछा जाएगा और वो उसे बताने से मना कर देता है या गलत बताता है, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और लेकिन वहां ये भी स्थिति है कि अगर जैसे ही वो नाम पता हुई सारी चीजें दे देता है तो उसे एटवर्स से रिलीज भी कर दिया जाएगा। अब आप देख ले, हम देखते हैं भैया सेक्शन 41 आखिर कहता क्या है। ये तो मैं कि व्हेन पुलिस ऑफिसर या व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ सबसे क्लियर कह रहा है भैया कि एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट, उसे किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है उस स्थिति में जब ये 41 की कंडीशन की बात करते हैं, एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, और वो कब, जब वो कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब उसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसे भैया बिना वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के वहां पर उसे गिरफ्तार कर लेगा। तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी के साथ कुछ चीजें इंसर्ट की गई थी। कब? ये क्लॉज बी क्या, क्लॉज ए और बी पूरा का पूरा इंसर्ट किया था, सब्सटीट्यूट किया है वो आपका 2009 के अमेंडमेंट से, जो आपका 1 नवंबर 2010 को एनफोर्स हो गया था।
क्लॉज बी जो है आपकी, क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों ही। अब ये क्या कहता है कि अगेंस्ट हूम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, यानी कि या तो जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, किसके द्वारा, पुलिस को मिली है कोई सूचना, और ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, यानी कि या उसके ऊपर कोई युक्त डाउट, संदेह उत्पन्न होता है किस चीज का, कि हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और पनिशेबल विद imprisonment for a term which may be less than 7 years, 7 वर्ष से कम हो सकता है, और वो बीच में extend to 7 years, 7 वर्ष तक का हो सकता है, whether with or without fine, if the following condition are satisfied, namely, जो आप कह रहे हैं कि एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए warrant arrest any person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions आर सेटिस्फाइड। अभी देखो एक जो कंडीशन है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो स्थिति है वो कहती है द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, यानी कि अगर उस पुलिस ऑफिसर को पूर्ण रूप से यह विश्वास है कि किस बात किस आधार पर, जो उसे कंप्लेंट की गई है या इंफॉर्मेशन मिली है या उसे संदेह उत्पन्न होता है इस बात का कि जो सेड ऑफेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कमिटेड किया गया है किसी उस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन मिली है या कोई कंप्लेंट की गई है या उसके ऊपर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तब उस स्थिति में जब पुलिस ऑफिसर को दिखाई दे कि वो अरेस्ट नेसेसरी है, आवश्यक है, किस बात के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, उस व्यक्ति को अन्य किसी अपराध को कारित करने से रोकने के लिए, और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उस मामले में सही जांच नहीं हो पाएगी, उस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसको गिरफ्तार कर लेगा, कर सकता है। to prevent such person from causing the evidence of a offense to disappear or tampering with such evidence in any manner, यानी कि वो किसी भी तरीके से या तो उस साक्ष्य को छुपाता है या उसे टेम्पर करता है, टेम्पर से खुद उसे खत्म करता है, नष्ट करता है किसी भी मायने में, तो उस स्थिति में इन सब चीजों को होने से रोकने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर को दिखाई दे कि भैया अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है, तब उस स्थिति में ये जो साक्ष्य है वो नष्ट कर देगा, छिपा देगा, तो उनके लिए उसे अरेस्ट किया जाएगा। या टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन, किसको, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि जो आप विटनेसेस की बात करते हैं, एज टू dissuade him from disclosing such fact to the court और टू द पुलिस ऑफिसर, जिससे कि उसे डराएगा धमकाएगा, जिससे कि ये व्यक्ति जो है या तो कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को भैया जो है इस संबंध में कोई साक्ष्य या इंफॉर्मेशन ना दे, तो अगर पुलिस ऑफिसर को दिखाई देगा कि अगर इसे छोड़ दिया गया या गिरफ्तार नहीं किया गया, उस स्थिति में भैया विटनेसेस को परेशान करेगा, साक्षियों को परेशान करेगा, और या as unless such person is arrested his presence in the court whenever required cannot be ensured, अगर नहीं गिरफ्तार करेंगे तो वैसा भाग जाएगा, अब उस स्थिति में भी उसे गिरफ्तार कर सकता है पुलिस ऑफिसर, और भैया ये सारी चीजें वो क्या करेगा, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग, उसे राइटिंग में वो मेंशन करेगा। अब जब किसी भी व्यक्ति को उस मामले में जिसमें 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान है अगर गिरफ्तार करके लाया जाता है, तो वहां उससे ये देख लिया जाता है कि वेदर द पुलिस ऑफिसर हैज कंप्लाइड विद द सेक्शन 41, उसकी जो कंप्लायंस उसके द्वारा की गई है या नहीं की गई है। अब उसके लिए वो अधिकतर क्या करते हैं कि सीधे सीधे से अगर वो बिना किसी वो ऐसे मामले में गिरफ्तार करके लाते हैं तो उसमें क्या है, सीधे सीधे से एक लाइन लिख करके लेके आते हैं कि
परिस्थितियों से दिखाई देता है कि क्या नाम है कि जी भैया ये साक्ष्य नष्ट कर देगा, या परिस्थितियों से दिखाई दे रहा है कि ये भैया भागने की फिराक में है, या कोई भी ऐसी चीजें अपना रीजन लिखते हुए लाएगा, अगर नहीं लाएगा तो उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं आपका जो है सेक्शन 41 की जो कंप्लाइंस है वो नहीं होती है। अब इसी के साथ भैया जब आप आगे देखोगे इसका प्रोवाइडेड, police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection record the reason in writing for not making the arrest। और अगर उसे दिखाई देता है कि पुलिस ऑफिसर को कि भैया इन मामलों में, किसी भी मामले में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है, तब उस स्थिति में भी वो क्या करेगा, उस बात का भैया रीजन जो है, कारण है अपने उस अरेस्ट को ना करने का, उसे उसमें मेंशन कर देगा, जो अरेस्ट समरी बनेगी, जो उसकी एफआईआर के बाद अन्य प्रोसीडिंग उसकी स्टार्ट होगी। अब आगे आप बी ए देख लीजिएगा, ये कहता है कि against whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, जो हम कर रहे थे, अदर ऑफेंसेस जो 7 वर्ष से अधिक हैं, वेदर विद और विदाउट फाइन, या तो जुर्माने के साथ है या जुर्माने से अलग है, या विद डेथ सेंटेंस या उनमें मृत्यु का प्रावधान दिया हुआ है, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। और उस स्थिति में उस जो कंप्लेंट उसे की गई है या जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है उसके आधार पर उसे विश्वास अगर होता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध कारित किया है, तब उस स्थिति में भैया क्या करेगा, वो ऐसे मामलों में जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, और वे चाहे वो जुर्माने सहित हो या जुर्माने से हो, जुर्माने से हो या बिना जुर्माने के हो, और मृत्यु का प्रावधान है, तब उस स्थिति में उसे भैया वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लेगा। या भैया फिर आपके पास जो अगर वो किसी क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे होगा प्रिया बताओगे भैया? हेलो। हाँ प्रिया बताओगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे होगा वो? सो वो 82 में हो जाता है हाँ तो प्रोक्लेमेशन उसके हाँ अगेंस्ट। हाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए जो 82 और 83 की जो प्रोसीडिंग्स है वो बताती हैं। खैर चलिए आगे देख लेते हैं। या उसके कब्जे से भी या कोई चोरी की वस्तु प्राप्त होती है, इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड व्हिच मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। यानी कि या उसके कब्जे से कोई चोरी की वस्तु प्राप्त होती है, या एक संदेह उत्पन्न होता है कि भैया जो वस्तु उसके पास है वो चोरी से संबंधित है, या अगर आपका जो क्लॉज ही कहता है इसका, उस ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर जब अपना काम कर रहा हो, उसे अपना काम करने से अगर रोका जाए, तब उस स्थिति में भी क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता, या हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या फिर जो लॉफुल कस्टडी है अगर उसमें कोई व्यक्ति है उससे या तो भागता है या भागने का प्रयास करता है, तब भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा उसे वहां पर। या भैया who is reasonably suspected of being deserter from any of the armed forces of the union, यानी कि यूनियन की जो आपकी आर्म्ड फोर्स है उनका वो भगोड़ा है, डेजर्टर है, वहां से भाग करके आया हुआ है, उसके बारे में रीजनेबल आपको संदेह उत्पन्न होता है पुलिस ऑफिसर को, तब वहां उस स्थिति में भैया उस परिस्थिति में बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर सकता है। या भैया जो आपका क्लॉज जी कहता है, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists or his having been concerned in any act committed at any place outside of India, यानी कि किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई अपराध कारित किया है, उस स्थिति में उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होती है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, या एक जो युक्त संदेह उत्पन्न होता है कि अगर वो अपराध भारत में कायद किया जाता तो अपराध होता, ठीक है ना, इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन punishable as an offense and for which he is under any law relating to
extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India या किसी अन्य। अब देखो जब आप extradition देखते हैं, कोई मुझे बताएगा what do you mean by extradition? सर एक्स्ट्राडिशन की एक ट्रीटी होती है जिसमें जो ऑफेंडर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ का ऑफेंडर है और वो यूएस में है, तो अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है तो वो उस ट्रीटी के तहत हमारे उस ऑफेंडर को इंडिया में वापस भेज देते हैं और यहाँ पे फिर उसका वो चलता है प्रोसीजर। उसका फिर यहाँ ट्रायल चलेगा। तो यही चीज़ है भैया, उस मतलब उस कंट्री के साथ जहाँ वो है या जहाँ उसने अपराध कारित किया है, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी उसके साथ है, तो उन्हीं के तहत उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए उसे यहाँ भैया अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना वारंट के। और दूसरा, हु बीइंग रिलीज कन्विक्ट, यानी कि आपको रिलीज कन्विक्ट है उसे अब 356 में आप देखेंगे। प्रिया बताओगे क्या दिया हुआ है वहाँ पे? क्या सर? 356 में क्या दिया हुआ है? सर 356 में एड्रेस के लिए कुछ बात की गई है। किस चीज़ की? सर ऑफेंडर की, जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो 5 साल तक बाद का उसको अपना एड्रेस नोट करा के रखना है। वहाँ भैया उसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई है, तो 356 के सबसेक्शन 5 में जो बताया गया है, क्योंकि 356 आपको बताएगा किस चीज़ के लिए भी है, यानी कि जो प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर है उसको ये एड्रेस नोटिफाई करने के लिए वहाँ आदेशित किया गया है। अब उसी के जो सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 5 में कुछ कंडीशन उसके लिए दिए, जो सबसेक्शन 5 की कंडीशन है उसका अगर वो ब्रीच करता है, उस स्थिति में भी उसे वहां से अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। और या फिर आई लास्ट आप देख लीजिए, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी अन्य पुलिस ऑफिसर की द्वारा, प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन specifies the person to be arrested and the offense or the other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant or by the police officer who issued the requisition। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए गाजियाबाद के कविनगर थाने में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है, तो वहां कविनगर के पास जो राजनगर थाने से एक रिक्विजिशन किया जाता है कि भैया आप इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है आपके क्षेत्राधिकार से। तो और वहां जो रिक्विजिशन दिया गया, उस रिक्विजिशन से भी यह चीज निकल करके आती हो कि हाँ भैया इस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जाना भी चाहिए, तब वहां पे उस को क्या है, बिना वारंट के वहां पे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इसका इलाज देख लो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of having so concern shall be arrested except under a warrant or a order of a magistrate। क्लियर कट ये कह देता है सबसेक्शन 2 कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट ना हुई हो, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हुई हो, किनमें जो नॉन इन मामलों से अलग हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं 42 के परव्यू को उसको फॉलो करते हुए, तब तक वो बिना वारंट के उसे अरेस्ट नहीं करेगा। अब भैया 42 आप देख 41 ए, अब जो आपको अरेस्ट किया जा रहा है 41 में, तो फिर उसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए सीधे सीधे से जब आपके जो क्लॉज बी के सबसेक्शन बी के क्लॉज 2 की जो कंडीशन है 5, उन कंडीशन में किसी के द्वारा या तो अरेस्ट किया जाता है, और अगर वो अरेस्ट नहीं किया जा रहा है तब उस स्थिति में जो पुलिस ऑफिसर क्या है, वो नोटिस देता है उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट कोई FIR लॉन्च की गई है अपीयर होने के लिए। अब देखो नोटिस किस बात का, नोटिस देख लीजिए, the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him, यानी कि अपने समक्ष या किसी ऐसे स्थान पर such other place as may be specified in the notice, या उसमें नोटिस में अगर दिया गया हो तो उस स्थान पर अपीयर होने के लिए वो उसे क्या है, एक नोटिस देगा। अब जब वो नोटिस उसे दिया जाएगा तो वहां सबसेक्शन 2 कह देता है where such notice is issued to any person it shall be the duty of that person to comply with the
टर्म्स ऑफ द नोटिस। जब जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया फिर उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो भैया नोटिस की जो टर्म्स है उनके साथ कंप्लायंस करे, उनकी पूर्णतः कंप्लाई करे, उसके पालन करे और भैया से अक्षर जिस दिन आपको कहा गया वो अपना पुलिस ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हो जाए। आप सीधा सीधा सा क्या वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर कंप्लाइज करता है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ आबद्ध रहता है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, फिर उसे नहीं अरेस्ट करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू द नोटिस। लेकिन अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड, जब तक कि उसको पुलिस ऑफिसर को के पास कोई पर्याप्त यह कारण ना हो कि उसे अरेस्ट किया जाना है तो उसे अरेस्ट नहीं करेगा जब तक वो व्यक्ति अपनी जो उन शर्तों के साथ आबद्ध है जो नोटिस में दी हुई है। लेकिन अब आगे ये करते हैं कि अगर वो फेल हो रहता है, कंप्लाई नहीं करता है, तब क्या होगा? वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf। यानी कि अगर कोई आदेश पारित हुआ है तो उसे आबद्ध रहते हुए उनके फॉलो करते हुए अरेस्टिंग फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस, उन ऑफेंस के लिए जो नोटिस में मेंशन किए गए हैं उसे अरेस्ट कर लेगा। अब जब क्या नाम है अरेस्ट किया जाएगा तो उस समय जो एक प्रोसीजर होगा और पुलिस ऑफिसर जो ना उन सारी चीजों को पूरा करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर while मेकिंग एन अरेस्ट शैल वेयर एन एक्यूरेट visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। यानी कि अब देखो सीधा सीधा सही है कि भैया आप ये समझ जाओ कि जब समय पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है उस समय वो पुलिस ऑफिसर अपनी नेम प्लेट जरूर पहने हुए हो और उस पर क्लियर कट उसका सारी चीजें नाम वगैरह जो है और उसका बैच नंबर वो सारी चीजें पढ़ी जा सकने की स्थिति में हो जिससे कि उसे पहचाना जा सके। बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम व्हिच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है? प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, उसका जो अरेस्ट का जो मेमोरेंडम है एक वो जो पत्र तैयार करेगा। अब उसमें क्या क्या चीजें कंटेन होगी? विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, जो किसी एक साक्षी के द्वारा अटेस्ट किया जाएगा जिसकी उपस्थिति में अरेस्ट कर रहा है। हु इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, जो परिवार का सदस्य होगा। किसको? किसके परिवार का? जिसको अरेस्ट किया जा रहा पर्सन अरेस्टेड, और रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा उसे काउंटर साइन कराया जाएगा उसके अरेस्ट समरी को। और दूसरा inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। क्या कोई ऐसी स्थिति है जब उसके क्या नाम है फैमिली मेंबर के द्वारा उस जो समरी है उसे काउंटर साइन नहीं किया गया, अटेस्ट नहीं किया गया है, तब वो क्या करेगा? वो उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है उसे इस बात की सूचना देगा कि भैया जिस परिवार के जिस सदस्य से वो मिलना चाहता है या किसी मित्र से मिलना चाहता है तो आप उसका नाम बता दें, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप आकर के इसकी भी जो भी चीजें जो समरी है वो कंप्लीट करा दें। अब कंट्रोल रूम होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट पर। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम एवरी, प्रत्येक जिले में स्टेट लेवल पर भी। और द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी कि जो ना नोटिस बोर्ड पे इस चीज को डिस्प्ले करेगी जो कंट्रोल रूम के बाहर रखा रहेगा। किस बात का? आउटसाइड एट एवरीथिंग द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड दिस अरेस्ट। यानी कि एक कंट्रोल रूम हर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा तैयार होगा जिसमें क्या जिन व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उनके नेम और एड्रेस वहां मेंशन होंगे और जिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया उसके डेजिग्नेशन और उस पुलिस ऑफिसर की डिटेल भी वहां मेंशन होगी। द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल शैल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल अबाउट द पर्सन अरेस्टेड। वो जो कंट्रोल रूम है पुलिस हेडक्वार्टर से, चाहे वो स्टेट लेवल पर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, समय समय पर क्या है अरेस्टेड पर्सन की डिटेल है उन्हें कलेक्ट करते रहेगा। किस काम के लिए? जिससे कि एक डाटाबेस मेंटेन होता रहे जनरल पब्लिक के लिए। नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच दे आर चार्ज एंड मेंटेन ए डेटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। अब आगे आ जाओ भैया, उस व्यक्ति के अधिकार की हम बात करते हैं जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो उसे भैया एक अधिकार ये भी कि अपनी चॉइस के अधिवक्ता से वो मिल सकता है। कह देगा when any person is arrested and interrogated by the police he shall be entitled to meet an advocate of his choice
ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, यद्यपि वो पूरे इंटेरोगेशन के समय तो नहीं हो सकता, लेकिन वो उस समय पर एक बार अपने अधिवक्ता से मिल जरूर लेगा, मिल सकता है और ये उसका अधिकार है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कब किया जाएगा, जब वो अपना नाम और पता ना बताए या गलत बताए तब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। व्हेन एनी पर्सन who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such police officer, किस चीज का, उसका नाम और पता, give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to be believed to be false, उसे विश्वास है कि वे गलत बता रहा है, झूठा बता रहा है, he may be arrested, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति के द्वारा, उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसके द्वारा या तो नाम पता पूछा गया है या जिसको गलत बताया गया है, बड़े बाई सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में भी असर्टेन, जिससे कि उस व्यक्ति के नाम और पता को ठीक रूप से निश्चित किया जा सके। अब आगे क्या है, सीधा सा जैसे ही क्या है, when the true name and residence of such person have been ascertained, तय हो जाएगा, he shall be released at once on his executing a bond, वहाँ पर पर्सनल बॉन्ड उससे ले लेंगे, विद और विदाउट श्योरिटी, चाहे वो श्योरिटी के साथ हो या बिना श्योरिटी के। किस बात के लिए, टू अपीयर बिफोर ए मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, अगर जरूरी समझा जाता है, जरूरी है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो क्या है, वो उपस्थित हो जाए, इस बात का पर्सनल बॉन्ड उससे लिया जाएगा, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब उस स्थिति में उसे बिना श्योरिटी के नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई श्योरिटी ऐसी जो भारत का नागरिक हो, भारत का रेजिडेंट हो, उस श्योरिटी के द्वारा ही उसकी जो क्या नाम पर्सनल बॉन्ड एक्सेप्ट होगा। और तीसरा ये कह देता है, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश sufficient sureties he shall forthwith to the nearest magistrate having jurisdiction। अब अगर वो भैया 24 घंटे के अंदर उसका नाम पता अगर नहीं पता लग पाता है और क्या नाम है, नाम पता तय नहीं हो पाता है और वो अपने लिए क्या नाम है जो पर्सनल बॉन्ड है वो भी नहीं दे पा रहा है, तब तो उस स्थिति में क्या है, क्योंकि 24 आवर की वो कंप्लाइंस है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, नियर मजिस्ट्रेट को उसे भेज देगा, कौन, पुलिस ऑफिसर जो है उसे वहां पहुंचा देगा। अब चलो ये तो हम बात कर रहे थे भैया किसकी, पुलिस ऑफिसर की, कि एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है, तो सेक्शन 43 जो है इस बात की परमिशन दे देता है किसी व्यक्ति को, प्राइवेट पर्सन को, कि वो भी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वो जो उसकी गिरफ्तारी है, उसकी गिरफ्तारी में बस इतना सा क्या है, जैसे ही उसको एप्रीहेंड करेगा, एप्रीहेंड करने के बाद उसे तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है पहुंचा देगा, वहां उसकी सुपुर्दगी देगा, जो 43 की कंप्लायंस है। ये कहता है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट, कोई भी कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति, और कास्ट टू बी अरेस्टेड, या कोई कारण उसके लिए हो सकता है अरेस्ट कराने के लिए, अरेस्ट करवा सकता है, पकड़वा सकता है, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, कौन सा, हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें उस व्यक्ति ने जिसको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया या गिरफ्तार करवाया गया है, उस प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, और जब उसे पकड़ा गया, पकड़ने के बाद तुरंत क्या करेंगे, शैल मेक ओवर, मेक ओवर से मतलब उसे सुपुर्द कर देंगे, और कॉस्ट टू बी मेड ओवर, या उसे जो ना सुपुर्दगी कराएंगे किसी अन्य तरीके से, एनी पर्सन सो अरेस्टेड, जिसे अरेस्ट किया गया, किसको, पुलिस ऑफिसर को, और कौन सा, और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन टू कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर उसे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसकी कस्टडी में उसे वहां मेक ओवर कर देंगे। अब ये कह दिया कि अब फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर फिर सेक्शन 41 की फिर कंप्लायंस देखेगा, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 ए पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, उसे वो दोबारा अरेस्ट कर लेगा, री अरेस्ट इन द सेंस, क्योंकि अब यहाँ पुलिस कस्टडी हो जाएगी, उसकी पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि देयर इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस
एंड ही रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, फिर वो 42 वाली जो कंडीशन है वो पूरा करेगा, रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, और गिव्स ए नेम और रेजिडेंस which such officer has reason to believe to be false, he shall dealt with under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, तो उसे भैया क्या, ठीक है भैया घर जाओ आप अपने। अब ये तो प्राइवेट, देखो आपने पुलिस ऑफिसर देख लिया और प्राइवेट पर्सन देख लिया। अब इसके बाद एक व्यक्ति बचता है कि मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है? मजिस्ट्रेट के लिए कह दिया हाँ भैया कर सकता है, वो सेक्शन 44 में करवाएगा जब उसकी प्रेजेंस में होगा। वहाँ वो किस, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? ये कहता है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है उसके लोकल एरिया में, लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो वहाँ क्या करेगा? ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो खुद पकड़ लेगा, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, फिर यानी कि या किसी को आदेशित कर देगा तुरंत कि इस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जाए। एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, उन प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए जो बेल से संबंधित है उस व्यक्ति को क्या है, जो कस्टडी में देने का आदेश दे देगा। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिखाई दे रहा है तो क्या है, उसे तुरंत अरेस्ट करा लेगा। अब लेकिन ये जो आर्म फोर्स वाले व्यक्ति हैं उन्हें भैया एक प्रोटेक्शन दी हुई है, सेक्शन 45 में प्रोटेक्शन क्या दी हुई है, सीधे सीधे से अब एक व्यक्ति जो अपने किसी कार्य से है तो उस कार्य के दौरान कार्य वो, यानी कि अगर वो फोर्स का व्यक्ति और फोर्स के कार्य से तब उसे नहीं करते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44 both inclusive, no member of armed force of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक केंद्र सरकार की परमिशन ना ली जाए तब तक उस व्यक्ति को जो अपनी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, उन कार्यों के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इसी तरीके से फिर आगे जो कहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट the provision of subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be surviving, and thereupon the provision of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government was substitute। अब अगर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए आपको भैया फोर्स की जरूरत है और फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, और फोर्स के द्वारा उस समय वहां कोई ऐसा काम किया जाता है जो लगता है कि अरेस्ट किया जा सकता है, तब उस स्थिति में जहां हम सबसेक्शन 1 में जो वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जो स्टेट गवर्नमेंट वर्ड सब्सटीट्यूट हो जाएगा। और लेकिन ये कि जब तक वो उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरेस्ट से संबंधित तो भैया इतनी ही बात हम आज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी हो तो भैया एक बार पूछ लो।